गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और जैसे कि आपको पता है, हमने बिजनेस स्टडी सुभाष दे सर की बुक से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा था, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। और अब तक हम इस बिजनेस इन्वायरमेंट में जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग देख लिया, बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हमने देख लिए, और बिजनेस इन्वायरमेंट में स्पेसिफिकली डायमेंशंस पर हमने फोकस कर लिया। इसकी फीचर्स और इंपॉर्टेंस हम लोग देख चुके हैं। और आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है एलपीजी पॉलिसी 1991। हम इस पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इनके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते थे बिजनेस पर या है, उनके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास के लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी रूटीन अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे और मैक्सिमम बच्चे इस क्लास का बेनिफिट ले सके। इस उद्देश्य के साथ जो है क्लास का लिंक जरूर शेयर करिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा क्लास को। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए, हमारी जो लास्ट क्लास थी वो खत्म हुई थी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ, और हमने डायमेंशंस ऑफ और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिकली कितने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, 5। और उनका नाम हमने शॉर्ट में लिखा था PESTL, पेस्टल। जिसमें हमने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, अगर बात करें तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था। और इन्हीं पांचों का एक ये रिकैप है, इसको आप आराम से देखिए, पढ़िएगा। और हमने इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। मैंने कहा था कुछ केस स्टडी आप पढ़िएगा, इनको समझिएगा। 8-9 क्वेश्चन थे जो 5-5 नंबर में बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं और आते ही आते हैं इनमें से। तो जैसे ये 1 नंबर में इतनी बड़ी एक केस स्टडी दी गई है, सेकंड केस स्टडी, ये 1 नंबर में जो है यहाँ पर बताई गई है कि ये 1 नंबर में आ सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली हमारा समय खराब करने के लिए दिए जाते हैं, टाइम वेस्ट फेस करने के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। तो आपको इतनी बड़ी केस स्टडी में सिर्फ 1 नंबर मिलने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम के दौरान थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें पढ़ने में कम से कम 3 से 4 मिनट आपको लग जाएगी, समझने में 3 से 4 मिनट लग जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को सबसे एंड में टच करें, क्योंकि इनमें बेसिकली 1-2 लाइन ही ऐसी होती है जिनसे हमें सर्च करके आंसर देना होता है। और इनको अगर आपको स्टार्टिंग में जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो 15 मिनट रीडिंग की मिलती है, तो वहां पर भी आप इस क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने में आपको और आंसर ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो रही है, एम्प्लॉइज प्रोवाइडेड द एम्प्लॉइज रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। या हम बात करें, ऑब्जर्व दैट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय मैनी ऑफ द कोलीग्स नॉट ओनली इन द कंपनी बट आल्सो इन मैनी अदर कंपनीज। नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन्स, है ना, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजीनिक एंड होम कुक्ड फूड। तो ये जो लाइनें हैं ये सोशल इन्वायरमेंट को यहाँ रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है, अदरवाइज ये पूरी की स्टडी आपको पढ़नी तो पड़ेगी, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं, और आज का टॉपिक जो है हमारा वो है एलपीजी पॉलिसी 1991। तो इस तरीके से 7-8 क्वेश्चन आपके पास है, ये जरूर आपने कंप्लीट करने हैं, इनको जरूर पढ़ना है। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट, इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो एलपीजी पॉलिसी डिस्कस करने वाले हैं। एलपीजी पॉलिसी 1991, 1991 में ये पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट हुई थी। इसका बेसिक उद्देश्य क्या था, ये पॉलिसी क्यों आई, इसको हम अगर हम बात करें तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। और इस पॉलिसी का मेन जो रोल था वो ये था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, उसमें सुधार आए, उसको हम ग्लोबल लेवल पर ले जाएं, ग्लोबल मार्केट का जो है एक इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़े, ताकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था उसमें काफी सारा सुधार बन सके। ये उस वक्त जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस पॉलिसी को उस वक्त जो है इम्प्लीमेंट किया था, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, सुधार करने के लिए। और उसमें बेसिकली 3 फैक्टर उन्होंने शामिल किए थे, लिबरलाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जहां अगर हम बात करें तो लिबरलाइजेशन का सिंपल जो उन्होंने मतलब बताया, सिंपल मतलब समझाने की कोशिश की, तो उनका ये कहना था कि लिबरलाइजेशन का सिंपल मतलब था कि भाई सरकार जो है वो व्यापार और उद्योगों पर लगे प्रतिबंध हटा दे। जितना भी सरकार ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, जो अननेसेसरी कंट्रोल्स हैं बिजनेसेस के ऊपर, उनको वो दूर करे, उनको रिमूव करे। तो ये हम इस डार्क लाइन से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बिजनेस। यही इसका एक मेन पार्ट था, लिबरलाइजेशन का मतलब ही यही था। द इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड वर एम्ड एट liberalizing the Indian business and industry from all unnecessary controls and restrictions under the liberalization। जो पहला एलपीजी में एल है वो लिबरलाइजेशन को डिनोट करता है, और उसका पर्पस क्या था कि जो बिजनेस पर अननेसेसरी कंट्रोल है या रेस्ट्रिक्शंस है उनको दूर करना, उनको रिमूव करना। और इसके अगर हम कुछ बात करें कि भाई मेन मेन पॉइंट्स क्या क्या थे लिबरलाइजेशन पॉलिसी के, तो उनमें मेन पॉइंट्स थे लिबरलाइजेशन में। सबसे पहला जैसे अबॉलिशिंग द लाइसेंस, रिमूविंग द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्टेड। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो छोड़ दी गई, जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई जो गन इंडस्ट्री है या आपका परमाणु बम वगैरह या जो ये हथियार वगैरह बनते हैं, उन इंडस्ट्री को छोड़कर बाकी जो इंडस्ट्रीज थी उनमें लाइसेंस को हमने नॉर्मली खत्म कर दिया, ताकि मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट कर सके, मैक्सिमम लोग पैसा यहाँ पर लगा सके। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, स्केल का मतलब है प्रोडक्शन लेवल, उसमें उनको प्रोडक्शन लेवल में छूट दे दी गई, वो जितना मर्जी प्रोडक्शन कर सकते थे, जिस लेवल पर प्रोडक्शन कर सकते थे। दैट इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, वो जितना चाहे बिजनेस को बढ़ाएं, जितना चाहे बिजनेस को वापस कम कर दें, ये उनको फ्रीडम दी गई इस पॉलिसी के तहत। उसके बाद है रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले गुड्स और सर्विसेज को मूवमेंट कराने के लिए अलग अलग प्रकार के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, तो उन लाइसेंसिंग पॉलिसीज को उन्होंने क्या किया, खत्म किया, ताकि इजिली जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो मूव करा सकें, वो मूव हो सकें एक स्टेट से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसिंग प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनको स्वतंत्रता दी गई कि वो अपने प्रोडक्ट की, अपने गुड्स की, अपनी सर्विसेज की जो मर्जी कीमत जो है फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने लिबरलाइजेशन में हमने जो पॉइंट इंक्लूड किया, दैट इज रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, लिफ्टिंग द अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी। जो अननेसेसरी कंट्रोल थे उनको हमने रिमूव किया, कंट्रोल को अननेसेसरी रिमूव किया, और साथ साथ टैक्स रेट्स को भी हमने कम किया, जिससे मैक्सिमम जो है हमारा जो क्या उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो, उसके मैक्सिमम हम एक्सपोर्ट कर सकें और इंपोर्ट हमारा कम से कम हो। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, और इस प्रोसेस को भी उन्होंने क्या किया, सिंप्लीफाइड किया, बड़ा सिंपल बना दिया। विदाउट लाइसेंसिंग जो है हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, इस तरीके का एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया। मेकिंग इट इजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो जो मेन मेन पॉइंट अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन के, तो वो यही रहेगी कि बिजनेस के ऊपर जो अननेसेसरी कंट्रोल थे, रेस्ट्रिक्शन थी, वो दूर की गई, टैक्स रेट्स में कमी आई, गुड्स और प्राइस को फिक्स करने का जो है उनको स्वतंत्रता दी गई, गुड्स एंड सर्विसेज इजिली जो है वो मूव कर सकती थी, इजिली जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकती थी, और मैक्सिमम जो फॉरेन कैपिटल है उसका हमने ज्यादा से ज्यादा शेयर अट्रैक्ट करने की कोशिश की, ताकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आ सके। दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली जो निजीकरण, हम इसको हिंदी में बोल देते हैं निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है भाई गवर्नमेंट ने अपना मैक्सिमम शेयर प्राइवेट लोगों के हाथों में डाल दिया, जिससे गवर्नमेंट का कुछ बर्डन कम हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट में इतना सक्षम मैनेजमेंट नहीं था, इतना कुशल, एफिशिएंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं था कि जिससे वो अपने प्रॉफिट्स अर्न कर पाए या बिजनेस को ग्रो कर पाए। तो उनको लगा कि क्यों ना प्राइवेट लोगों को दे दिया जाए, जिससे कि प्राइवेट जो मैनेजमेंट है वो इसको अच्छे से संभाल भी पाएगी, और उनसे जो प्रॉफिट वो कमाएगी तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को एक टैक्स के रिवेन्यू के तौर पर इनकम भी जनरेट होगी। सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर in the nation building process and a reduced role to public sector, a reduced role to public sector। यानी कि मैक्सिमम जो है प्राइवेट सेक्टर के रोल को उन्होंने बढ़ा दिया, और जो पब्लिक सेक्टर का रोल है उन्होंने उसको डिक्रीज कर दिया अंडर द प्राइवेटाइजेशन।
To achieve this, the government redefined the role of public sector in NIP, New Industrial Policy, that is of 1991, adopted the policy of planned disinvestments of the public sectors. Public sector से पैसा निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट किया गया. Decided to refer the loss making and sick enterprises to the board of BIFR. इसको हम शॉर्ट में लिख लेंगे BIFR, Board of Industrial and Financial Reconstruction. The term disinvestment means transferring the public sector share to the private sector share, and it results in dilution of stake of the government in the public enterprises. और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे उनमें गवर्नमेंट का जो स्टेक था वो डाइल्यूट हो गया, वो कम हो गया, उनको वहां से हटा के प्राइवेट लोगों के हाथों में, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में उसका कंट्रोल सौंप दिया गया. इसका बेसिक जो बेनिफिट हुआ वो यही बेनिफिट हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उनमें जो मैनेजमेंट थी वो काफी एफिशिएंट मैनेजमेंट थी. मैनेजमेंट जो है वो काफी एफिशिएंट थी, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए. और वो जो प्रॉफिट कमा पाए, मैक्सिमम प्रॉफिट, उस प्रॉफिट पर गवर्नमेंट ने उनसे एक टैक्स की अमाउंट चार्ज की, जिससे एक गवर्नमेंट का रिवेन्यू जनरेट हुआ. तो ये जो है बेसिकली इसका इम्पैक्ट रहा. यहाँ पर अगर हम बात करें डायल्यूशन की, तो डायल्यूशन का सिंपल मतलब है, वैसे नॉर्मली अगर 51% और मोर 51% और मोर अगर किसी भी संस्था में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो जो है लोकल गवर्नमेंट हो, या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उसको हम पब्लिक सेक्टर में रखते हैं. उसको हम किस में रखते हैं? पब्लिक सेक्टर में रखते हैं. अगर इस हिस्सेदारी से कम हो जाए, उनकी हिस्सेदारी किसी भी तरीके से 51% से कम हो जाए, तो उसका मैक्सिमम जो कंट्रोल है, ओनरशिप है, वो मैनेजमेंट है, वो किन लोगों के हाथों में चला जाएगा? प्राइवेट सेक्टर में. इसे ही हम बोलते हैं डायल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. थर्ड वन जो था बेसिकली दैट इज ग्लोबलाइजेशन. तीसरा पॉइंट जो था हमारा वो था हमारा ग्लोबलाइजेशन का. एलपीजी में जी जो था वो था ग्लोबलाइजेशन. अब इस ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा? ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग the various economics of the world, leading towards the emergence of a cohesive global economy. Or you can say that making the whole world as a village, making the whole world economics अंडर अ सिंगल रूफ भी कह सकते हो आप, अंडर अ सिंगल रूफ, या डेवलप कन्वर्टिंग द होल वर्ल्ड एज अ स्मॉल विलेज, जहां पर कोई भी इजिली आ जा सकता है, किसी भी प्रकार की इकोनॉमी डेवलप हो सकती है. तो ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का मेन उद्देश्य था. इसको हम सिंपली बोलेंगे कि जितनी भी फॉरेन जो इकोनॉमीज थी वहां पर इंडियन इकोनॉमी का आना जाना पॉसिबल हुआ. फॉरेन इकोनॉमी इंडिया में इजिली आ जा सकती है. यानी फॉरेन इकोनॉमी का मतलब है वहां पर जो इंडस्ट्रीज थी, बिजनेसेस थे, वो इजिली अपना बिजनेस यहाँ पर जो है ना एक्सपेंड कर सकते थे, बढ़ा सकते थे. या ग्लोबलाइजेशन को अगर हम बात करें तो टिल 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had followed the policy of strictly regulating the imports in value and volume terms. इस जो 1991 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती थी? स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी किसको? कि भाई कितनी मात्रा में जो है गुड्स इंपोर्ट करनी है या कितने वॉल्यूम में इंपोर्ट करनी है. और दीज रेगुलेशंस फॉर रिस्पेक्ट टू द लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस. उस पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, टैरिफ जो टैक्सेस वगैरह लगते थे उसकी जरूरत होती थी, क्वांटिटी कितना हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इन पर रेस्ट्रिक्शंस होती थी. और इन सब को रिमूव करने के लिए हमने एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया और उसमें ग्लोबलाइजेशन को हम लेकर आए. और उस ग्लोबलाइजेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव रहे, मेन एम रहा, वो क्या रहा? दैट इज रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव एज वेल एज टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस. जो मात्रात्मक, यानी कि कितनी क्वांटिटी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते थे, या क्या जो टैक्स रेट थी, इस रेस्ट्रिक्शंस को हमने वहां पे रिमूव किया. Import liberalization and export promotion through the rationalization of the tariff structure and foreign exchange reforms. और काफी सारे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म भी किए, जिसमें हमने फेमा एक्ट भी जो है वो इंक्लूड किया. टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस जो है, टैरिफ स्ट्रक्चर्स जो है उसमें चेंजमेंट किया, उनको हाई से लो हम जो है टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस पर लेकर आए. या फिर जो है मैक्सिमम एक्सपोर्ट को हमने प्रमोशन देने की कोशिश की, जिससे कि जो है मैक्सिमम फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारे यहाँ पर आ सके, फॉरेन
जो मनी है वो हम अपने पास इकट्ठी कर सकें। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको हमने कंप्लीट तौर पर जो ना स्वतंत्रता दे दी, वो कहीं पर भी इजिली उनको ले जाया जा सकता था, उनको ट्रांसफर किया जा सकता था। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस द नेशन, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो इस तरीके के जो है पार्टिकुलरली ये मेन मेन पॉइंट जो है लिबरलाइजेशन पॉलिसी मतलब एलपीजी पॉलिसी के देखने को मिले। तो ये ओवरऑल जो एलपीजी पॉलिसी है उन सब के ये मिक्सर एक पॉइंट हमने डिस्कस किए। ये सारे पॉइंट्स अगर हम बात करें तो हम इसको एक हेडिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं, एक मेन ब्रीफ जो है ना एक्सप्लेनेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं भी। बेसिकली एलपीजी पॉलिसी क्या थी, उसमें किन किन बातों को आपने शामिल किया। यू कैन से दैट दीज आर द मेन पॉइंट ऑफ योर एलपीजी पॉलिसी। ये मेन पॉइंट है आपके एलपीजी पॉलिसी के, मेन पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक अब हम बात करें तो हमने तीन बेसिक पॉइंट पढ़े। एक तो पहला एल, पी और फिर तीसरा जी। 1991 में जो मनमोहन सिंह ने पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी उसके कारण हम मैक्सिमम ग्रोथ कर पाए, हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो पाई। हाँ, स्टेबिलिटी को भी हम यहाँ शामिल करेंगे कि इस पॉलिसी का जो मेन पर्पस था वो था स्टेबिलिटी लाना, इकोनॉमी के अंदर एक स्थिरता लेकर आना, उसको डेवलप करना, ताकि जो इंडिया जिस सिचुएशन से गुजर रहा था बिफोर 1991, तो उस सिचुएशन पर कंट्रोल किया जा सके। इस पर्पज के लिए ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई। इसके साथ साथ आपने देखा कि अभी 2016 के आसपास करीब करीब एक डिमोनेटाइजेशन को भी हमने जो है थोड़ा बढ़ावा दिया। डिमोनेटाइजेशन भी हम एक यूं कह सकते हैं कि हमारा इस पॉलिसी में एक नया पार्ट जो है ऐड हो गया, एल पी जी। उसके बाद हमने एक डी को इसमें ऐड कर लिया, दैट इज डिमोनेटाइजेशन। हालांकि एलपीजी पॉलिसी ही देखी जाती है, डिमोनेटाइजेशन को एक अलग कंसेप्ट के तौर पे पढ़ा जाता है। होता क्या है डिमोनेटाइजेशन का मतलब? डिमोनेटाइजेशन को सिंपली आप कहते हैं कि जो आपका लीगल टेंडर होता है किसी करेंसी का सर्कुलेशन में, उसको कैंसिल करना। लीगल टेंडर के जो सर्कुलेशन ऑफ करेंसी है एज एन लीगल टेंडर, उसको कैंसिल करना डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड डिमोनेटाइजेशन ऑफ टू लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट्स, दैट इज ऑफ ₹500 नोट एंड ऑफ ₹1000 नोट। और रिसेंटली आपने देखा कि अब 2000 के नोट बीच में जो इशू हुए थे वो भी डिमोनेटाइज हो गए। तो वो तीसरा एक है ना, वो तीसरा एक बेसिकली पॉइंट शामिल किया गया कि भाई 2000 के नोट को भी सरकार ने क्या कर दिया, बंद कर दिया, वो भी डिमोनेटाइज हो गया। एज ए रिजल्ट ऑफ एग्जिस्टिंग 500 and 1000 currency notes cease to be legal tender, means that is demonetization. This leads to 6% of the money in circulation invalid। और इस प्रकार के एक स्तर ने, इस प्रकार के एक स्टेप ने क्या किया कि 86% ऑफ मनी जो 500 और 1000 के नोट्स में सर्कुलेटेड थी वो इनवैलिड हो गई। और इनवैलिड होने के करवा उसको इनवैलिड करने के पीछे जो मेन मकसद था, मेन पर्पस था, मेन उद्देश्य था सरकार का, वो क्या था कि डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन। जो करप्शन है उसको वो जो है कम करे। काउंटर फिटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर द इलीगल एक्टिविटीज, क्योंकि जो हाई डिनोमिनेशन नोट थे वो काफी सारे जो है इलीगल एक्टिविटीज में यूज हो रहे थे, एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। और बेसिकली जो लोग जो है इस मनी को कैसे यूज कर रहे थे, इन नॉमिनेशन के नोट्स को ब्लैक मनी के तौर पे, जनरेटेड बाय इनकम दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टू द टैक्स अथॉरिटीज। और उनसे वो जो ऐसी इनकम जनरेट कर रहे थे जो कि टैक्स अथॉरिटीज के नॉलेज में थी ही नहीं। और ऐसा ही 2000 का जब नोट इशू हुआ तो उस कंडीशन में होने लगा। तो उस कंडीशन में हमने फिर 2000 के नोट को भी क्या कर दिया, डिमोनेटाइज कर दिया, उसका भी लीगल टेंडर कैंसिल कर दिया। इन शॉर्ट अगर आप पढ़ें तो डिमोनेटाइजेशन को यही कहेंगे, कैंसिलिंग द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ ए करेंसी यूनिट इन सर्कुलेशन। यानी सर्कुलेशन से किसी करेंसी यूनिट को बाहर कर देना, उसके लीगल टेंडर को कैंसिल कर देना डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। और मेन एम जो करप्शन था उसको कम करना, जो इलीगल एक्टिविटीज थी उनको रोकना, और जो ब्लैक मनी थी उसके ऊपर कंट्रोल करना सरकार का इसका मेन उद्देश्य रहा। इसी फीचर्स में अगर बात करें तो यही बातें जो है बेसिकली शामिल की जाएंगी। जैसे डिमोनेटाइजेशन क्या है, इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। अब जब भी जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसका मेन पर्पस था कि जो टैक्स था उसको प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, उसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सके। कैश होल्डिंग अराइजिंग from the declared income was readily deposited in banks
इन द बैंक्स एंड एक्सचेंज फॉर न्यू नोट्स। और उस दौरान क्या हुआ कि जितना भी लोगों के पास कैश होल्डिंग था, उनको वो उस इनकम को डिक्लेयर करना था, उनको वो पैसा बैंक में जमा कराना था और बदले में नए नोट लेने थे, ताकि उनके ऊपर, जिनके ऊपर अब तक टैक्स नहीं लगा था, वो टैक्स के सर्कल में आ सके और उनके ऊपर मैक्सिमम टैक्स गवर्नमेंट ले भी सके, और उससे ब्लैक मनी जो है उसको भी हम कम कर सकें, और उस ब्लैक मनी को एक अनअकाउंटेड वेल्थ से हटाकर एक जो ना अकाउंटेड वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सके, और मैक्सिमम टैक्स जो है उसके ऊपर लगाया जा सके एज ए पेनल्टी रेट के तौर पर। और आपने देखा कि 50 से 70% तक उस अमाउंट के ऊपर टैक्स भी इम्प्लीमेंट किया गया, उस अमाउंट के ऊपर टैक्स भी लगा। तो ये इसकी पहली फीचर थी कि भी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो मेजर है वो इसके थ्रू उठाया जाए, इसके थ्रू लिया जाए, ताकि जिन लोगों ने अपनी इनकम पे अब तक टैक्स नहीं दिया वो प्रॉपर्ली टैक्स पेड कर सके। दूसरा जो फीचर था इस पॉलिसी का, इस डिमोनेटाइजेशन का, वो क्या था, इज ऑल्सो इंटरप्टेड एज ए मेजर टू इम्प्रूव टैक्स कॉम्प्लाइंसेस। जो टैक्स कॉम्प्लाइंसेस थे उनको भी मेजर करना, उनको भी बढ़ाना, उनको उनमें सुधार लेकर आना। इट इंडिकेटेड दैट टैक्स इविजन, जो टैक्स की चोरी थी, विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड। उनका मेन उद्देश्य था कि भी जो टैक्स की चोरी है वो ज्यादा अब सहन वहन नहीं की जाएगी और ना ही एक्सेप्ट किया जाएगा। सो टैक्स कलेक्शन इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर एंड टैक्स इविजन डिक्रीज। और इसकी वजह से क्या हुआ कि टैक्स की चोरी कम होने लगी, टैक्स की चोरी कम हो गई, और मैक्सिमम इनकम को लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया जो उनके पास अवेलेबल थे। अगर वो नहीं करते तो वो नोट बेकार हो जाते, कहीं पर भी यूज में नहीं आते थे। अच्छा उनको लगा कि बैंक में जमा कराकर इस पर टैक्स देकर बाकी कुछ पैसा तो 30% 40% बचा लिया जाए। डिमोनेटाइजेशन का जो थर्ड फीचर है, दैट इज आल्सो लीड टू चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। दैट इज फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम मींस बैंकिंग सिस्टम, कि जो पैसा लोगों के पास इन हैंड था, हार्ड मनी था, वो बैंकों के थ्रू जो है बैंकों में जमा होकर चैनलाइज होने लगा। बैंक डिपॉजिट जो है हमारे वो बढ़ गए, और उससे इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी हद तक कम हुई, क्योंकि बैंकों के पास काफी सारा पैसा आ गया, वो लोगों को एज ए लोन के तौर पर इजिली वो उनको प्रोवाइड कर सकते थे। फिर उसके बाद डिमोनेटाइजेशन का जो नेक्स्ट जो मेन पर्पस था वो क्या था, क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। कैशलेस इकोनॉमी को क्रिएट करना, कैशलेस इकोनॉमी को क्रिएट करने के लिए जो उन्होंने काफी सारी जो ना यूपीआई क्रिएट की, जैसे भारत भीम ऐप आई हमारे पास, और साथ ही साथ हमने देखा कि भाई रुपए कार्ड्स जो है इशू हुए, डेबिट कार्ड्स जो है वो इशू हुए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम अडोप्ट करने लगे। आजकल तो आप व्हाट्सएप से भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये इस तरीके की बातें जो है ना वो इम्प्लीमेंट हुई, जिससे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ा हुआ। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में इस पॉइंट को लेकर ये रहा कि भाई अगर हम कैशलेस इकोनॉमी को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, और वो डिजिटल ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें कहीं ना कहीं मोबाइल की रिक्वायरमेंट होगी, इंटरनेट की जरूरत होगी। तो इस समस्या को हल करने के लिए काफी सारे लोगों ने इस इम्पोर्टेंस को समझा कि भाई इससे टैक्स एविजन में कमी आएगी, टैक्स चोरी में कमी आएगी। तो इसको धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और उससे जो है काफी हद तक टैक्स में चोरी में कमी भी आई। जैसे कि इसने यहाँ समझाने की कोशिश भी की, देर आर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डिजिटलाइजेशन एज अ डिजिटल ट्रांजेक्शन रिक्वायर use of cell phones for customers and point of sales machines for merchants, which will work only if there is internet connectivity. On the contrary, these disadvantages are counterbalanced by the understanding that it helps people in the formal economy, thereby the increasing financial savings as well as reduction of the tax evasion. तो लोगों की समझ ने इस सिस्टम को धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें भाई मनी जो इम्पैक्ट है डिमोनेटाइजेशन के वो क्या रहे, तो उनमें कुछ ये 5-6 पॉइंट दिए गए हैं हमें। इन पॉइंट में पहला पॉइंट हमारे सामने है, जैसे मनी और इंटरेस्ट रेट से क्या प्रभाव पड़ा। कैश ट्रांजेक्शन हमारी जो है वो कम हो गई, बैंक डिपॉजिट जो है बढ़ गए, और फाइनेंशियल सेविंग्स जो है वो इंक्रीज हो गई। जो इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन है मनी के ऊपर या इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो गई, घट गई, पैसा जो है वो बढ़ गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि कैश ट्रांजेक्शन ना होकर सारी की सारी डिजिटल ट्रांजेक्शन होने लगी, और डिजिटल ट्रांजेक्शन होने लगी तो लोगों का पैसा अनअकाउंटेड से अकाउंटेड फॉर्म में आने लगा, काफी सारा पैसा बैंक में जमा हुआ, और फाइनेंशियल सेविंग्स भी लोगों की बढ़ी। दूसरा प्राइवेट वेल्थ
पर इम्पैक्ट पड़ा। इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा प्राइवेट वेल्थ पर? लोगों की प्राइवेट वेल्थ डिक्रीज हो गई, घट गई। डिक्लाइन इन सम हाई डिनोमिनेट सॉरी डिमोनेटाइज्ड नोट्स जो थे वर नॉट रिटर्न्ड एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फॉल। अब जो हाई डिनोमिनेशन में लेन देन होता था वो हो नहीं पाया, छोटे नोटों में ट्रांजेक्शन होने लगी। अब छोटे नोट लोगों के लिए द्वारा कैश में ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो वो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करने लगे, जिससे कि उनकी प्राइवेट वेल्थ का जो अनअकाउंटेड पार्ट था वो भी अकाउंटेड पार्ट में आने लगा, और उससे उनकी जो वेल्थ है वो डिक्रीज हुई। एक इम्पैक्ट पड़ा किस पर? पब्लिक सेक्टर वेल्थ पर। पब्लिक सेक्टर वेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ा? अगर उसमें देखें, ये तो टोटली गवर्नमेंट का ही पार्ट था, गवर्नमेंट का सेक्टर था, तो गवर्नमेंट के ऊपर इस डिमोनेटाइजेशन का कोई इम्पैक्ट पड़ना ही नहीं था, तो इसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं देखने को मिला। डिजिटाइजेशन जो था, जो आप कहें कि न्यू टेक्नोलॉजी का जो यूज था, उसके कारण क्या हुआ, नए न्यू यूजर्स जो है वो बढ़े, और उन्होंने रुपए कार्ड, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, या भीम, या आप कहें फोन पे जैसी सुविधाओं का यूज करना शुरू किया, और उनसे उनकी काफी सारी समस्याएं सोल्व हो गई। रियल एस्टेट के प्राइसेस क्या हो गए, घट गए। टैक्स कलेक्शन कलेक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो जो है हमारा बढ़ गया ड्यू टू ऑफ दिस डिमोनेटाइजेशन, ताकि इससे लोगों की इनकम डिस्क्लोज हुई और उससे टैक्स में बढ़ोतरी हुई, गवर्नमेंट का टैक्स रिवेन्यू इंक्रीज हुआ। अब इसकी अगर हम बात करें इम्पैक्ट के, कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसी के जो चेंजेस आए उनका बिजनेस और इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पर मैं इस क्लास को अभी वाइंड अप करता हूँ, ठीक है? ये पॉइंट इंटरलिंक्ड है दो पॉइंट के साथ, तो इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। हालांकि वैसे एक बार देख लेते हैं कि मेन मेन पॉइंट क्या है, ताकि इसका डिस्कशन हम कल कर सके। इम्पैक्ट के तौर पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज का बिजनेस और इंडस्ट्री पर, तो सबसे पहला इम्पैक्ट आया कि कंपटीशन में जो है वो इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ोतरी हुई, काफी सारे कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर। मार्केट ओरिएंटेशन, नए प्रोडक्ट मार्केट में आने लगे, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू मार्केट में नए प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी। रैपिड चेंजेस होने लगे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, और जो जरूरी जरूरी चेंज थे उन चेंजेस को हमने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, और काफी हद तक जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था उसकी हमें रिक्वायरमेंट हुई, उनको काफी सारी ट्रेनिंग की जरूरत थी, तो वो उस पर फोकस किया। और साथ साथ ही साथ अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर में बजटरी सपोर्ट, तो वो हमारा घट गया, उससे हमें काफी सारा नुकसान भी हुआ। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे, और इसके साथ हम पढ़ेंगे मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या आप शेयर करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। ओके सर। बताओ बाय। अनीस। हाँ, हम जो ना क्लास को चाहे 30 मिनट की रखें या 35 मिनट की रखें, लेकिन डेली क्लास करने का बेनिफिट सिर्फ इतना रहेगा कि हम जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे, ओके ठीक है सर। ना? हाँ, तो किसी दिन क्लास मिस नहीं करनी है। अगर कोई जरूरी काम है तो देखो क्या ही कह सकते हैं, या फिर मुझे कोई अगर जरूरी काम है तो मैं बता दूंगा एडवांस में। अदरवाइज हम क्लास को चाहे 20 मिनट की क्यों ना रखें, लेकिन 20 मिनट में एक कंसेप्ट ऐसा कर लें कि अगर वो आ जाए तो उसमें से क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। ओके सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।